हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक आपको दिखाई दे गया होगा। आज हम क्लास 10th का जो मैथ्स का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है 25-26 का, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। कैसा गया आपका पेपर मुझे जरूर बताना। सब बच्चे मुझे बार बार बोल रहे थे कि मैडम सैंपल पेपर दे दो। भाई, जो आपका सैंपल पेपर HBSC ने इशू किया था बेसिक और स्टैंडर्ड का, अगर वो दोनों आपने किए हैं तो ये पूरा पेपर लगभग उसी तरीके से उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। 80 मार्क्स का आपका पेपर था, 3 आवर्स आपको मिले थे और वही पैटर्न है जो कि मैंने बेसिक का सैंपल पेपर कराया था और स्टैंडर्ड का मैंने शुरू किया हुआ है उन्हीं की तरह। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन ए के सॉल्यूशन पर, जिसमें हमारे एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है HCF LCM का 72 और 120 का HCF 72 एंड 120। तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप। तो फैक्टराइज करके दिखा देती हूँ मैं। वैसे 72 का 2 36, 2 18, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ऐसे ही 120 को भी आप फैक्टराइज कर लीजिए। देखो, दो तरीके हैं वैसे तो इसके एक नंबर के लिए। आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे। अब ये 3 पे चला जाएगा, 3 5 जा और 5 1 जा। तो 72 के फैक्टर हो गए 2 2 2 3 और 3, और 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72, 120 के हो गए 2 2 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 120। जो जो मैच कर रहे हैं, 2 से 2 मैच कर रहा है, 2 से 2 मैच कर रहा है, 2 से 2 मैच कर रहा है और 3 से 3 मैच कर रहा है। जो जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा HCF आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 आ जाएगा। आप लोग इसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे कि भैया 120 को 72 से डिवाइड करते, 72 एकम 72, 8 48, फिर यहाँ करते 48 72 72 लिखना है भैया, 48 एकम 48, 4 2 और यहाँ 48, तो 24 दूनी 48। तो ये जो 24 है ये हमारा क्या आ जाता, HCF आ जाता। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब अपरिमेय में इसी पे बता देती हूँ। 7 रूट 5 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो ये तो 12 परिमेय आ गया। ये जो 7 माइनस रूट 3 है ये इरेशनल है। 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो ये भी 2 जमा 4 यानी 6 हो जाएगा। और 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बचता है वो ऑप्शन बी बचता है। क्लियर हो गया। इरेशनल नंबर चारों पे अंडर रूट था, लेकिन जिनका पूर्ण वर्ग निकल रहा है, जो कंप्लीट स्क्वायर रूट टर्म है, कंप्लीट स्क्वायर टर्म है, उनका तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना। तो वो निकाल दोगे तो वो तो रैशनल आ जाएगा। अब तीसरे पर आ जाओ। द्विघात बहुपद 3x की 2 जमा 5x घटा 2 के शून्यकों का योगफल, द सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल 3x स्क्वेयर जमा 5x माइनस 2। इसका कंपैरिजन कर लो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से। a होता है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो ए हो गया 3, बी हो गया 5 और सी हो गया -2। अगर किसी पोलिनोमियल के शून्यक अल्फा बीटा हैं तो ये हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, शून्यकों का योग। तो -5/3 आ जाएगा सम ऑफ द जीरोज, यानी कि शून्यकों का योग -5/3 और -5/3 है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एपी 1074 का 30वां पद, 10 7 4 का 30वां पद हमने निकालना है। तो पहले तो आप इसमें ए निकाल लो, 10 है। डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 10 यानी -30। 30वां पद निकालना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 30वें पद का a की जगह 10, n-1 30 -1 और d की जगह -3, इसको ब्रैकेट में लगाना
वरना आप गलती कर दोगे। 30 में से 1 गया 29, ब्रैकेट में -3, जमा घटा घटा 29 तिये 87, 3 दूनी 6 और 2 8, 10 में से 87 गए तो माइनस का 77 आ जाएगा, जो कि है आपका बच्चे ऑप्शन बी। आप एक वो देखो सिस्टम है, पहले का जो आंसर था वो सी था, फिर दूसरे का बी था, तीसरे का सी है, चौथे का आंसर फिर बी है। तो एक यहाँ पर एक सीक्वेंस ही बन गई है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। के का मान जिसके लिए इस समीकरण के मूल बराबर हो। इक्वेशन है के एक्स स्क्वेयर माइनस 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन को समझना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। सेम ऐसा ही बेसिक के सैंपल पेपर में भी आया था, जहां तक मुझे ध्यान है स्टैंडर्ड वाले में भी आया था। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगी तो ए की वैल्यू के आएगी, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -2k आएगी और सी की वैल्यू 6 आएगी। इक्वल रूट्स कब होता है? इक्वल रूट्स होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। बी की वैल्यू है -2k का स्क्वायर 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लो तो यहाँ तो बच गया k और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 24 आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो k की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से k माइनस 6 0। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यहाँ ध्यान दो कि अगर k 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर की टर्म 0 हो जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। तो यहाँ से जो है k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब यहाँ पैटर्न टूट गया क्योंकि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ गया है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये -2 और 7 है, बी 4 और -3 है। अगर ये x1 है तो ये अपना y1 है, और ये अगर x2 है तो ये y2 है। जो मध्य बिंदु होता है, जो हमारा मिड पॉइंट होता है, वो होता है x1 और x2 का सम का आधा, y1 प्लस y2/2। तो x1 -2 और x2 4, तो -2 प्लस 4/2, फिर 7 और -3, तो 7 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2। 4 में से 2 गया 2/2, 7 में से 3 गया 4/2। तो ये एक आ जाएगा कट के, भाई 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 और 2 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि बच्चे आपका है ऑप्शन ए। छठे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगर आपको इस सॉल्यूशन का भी पीडीएफ चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। सातवां बहुत आसान है। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे इक्विलेटरल इंग्लिश में, तो वो 100% सिमिलर होंगे। 8वें पे आ जाओ। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। पहले तो सर्कल बना लो, सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये P पॉइंट हो गया। ये P पॉइंट से PA, ये भैया P पॉइंट से PB, ये मान लो यहाँ PB, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ये पूरा एंगल 80 डिग्री है और ये O है। तो हमें एंगल POA बताना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रही हूँ, 80 डिग्री में बाहर लिख देती हूँ। अब ये P को O से मिलाया और A से मिलाया, तो ये लाइन रेडियस है, त्रिज्या है, और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल हो गया 90 का। POA ये एंगल हमने बताना है।
ये पूरा एंगल जब 80 है तो ये जो ऊपर वाला है ये 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये प्रूव कर चुके हम पहले कि अगर हम ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं तो ये नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल के सर्वांग सम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये 40 है और ये अपना इधर वाला 90 है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल पीओए में, तो ट्रायंगल पीओए में 40 प्लस 90 और प्लस एंगल पीओए, तीन एंगल का सम किसी ट्रायंगल का 180, ये हो गया 130 जमा एंगल पीओए। 130 को राइट में ले जाओ और 180 में से माइनस कर दो तो ये 50 डिग्री का आ जाएगा। तो इन्होंने इसके लिए ऑप्शंस यस दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं सैंपल पेपर में भी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल 2। बाहर, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट? ये सर्कल रहा, ये एक्सटीरियर पॉइंट रहा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। देखो भी अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। यदि एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है और क्यू की केंद्र से दूरी 5 है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। 3 क्वेश्चन बैक टू बैक एक ही चैप्टर से आ रहे हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 5। चलो भाई ये तो हो गया सर्कल, ठीक है। क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट बनाया गया उस टेंजेंट की लेंथ क्यू पी है 4 सेंटीमीटर। क्यू की सेंटर से डिस्टेंस ये जो ओ क्यू है ये है 5 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस बताना है, तो रेडियस ये है ओपी जिसे हम आर कह देते हैं। ये एंगल अभी अभी मैंने बताया 90 है। तो पूरा ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। अब ये 90 का एंगल है तो इसके सामने ये लाइन हाइपोटेन्यूज है, तो 5 का स्क्वायर बराबर है आर का स्क्वायर जमा 4 का, ये हो गया 25। 4 का स्क्वायर 16, 9 बराबर है आर स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट कर दो तो रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, विच इज ऑप्शन सी। भाई पेपर तो बेहद आसान है, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। इससे आसान तो वो कहते हैं ना कि राम का नाम है, फिर कुछ भी इससे आसान नहीं हो सकता। 11 पे आ जाओ। टेंजेंट थीटा 5/12 है तो साइन थीटा बताओ। देखो बिल्कुल सिंपल है। टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर को 5 के भी मत लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन है। बी हो गया 12। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, ये हो गया 169। दोनों तरफ अंडर रूट करोगे तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13। सुन रहे हो ना मेरी बात? के वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है। हमने निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 आ जाएगा और ये है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, 1 नंबर पे ज्यादा हमें सॉल्यूशन नहीं करना होता, वहां टिक करना होता है। 12वें पे आ जाओ। 7 मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड स्क्वायर है माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट स्क्वायर है। 7 कॉमन ले लो तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। टेंजेंट को उधर ले जाओगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये 7 गुणा 1 यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 का मतलब ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कम टू क्वेश्चन नंबर 13। त्रिज्या आर, आर का मतलब कैपिटल आर वाले वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करो जिसका कोण पी हो। देखो चाप की लंबाई का फॉर्मूला, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल क्या होती है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की जगह पी लगाना है, 2 पाई आर की जगह कैपिटल आर। अब ये कहीं भी ऑप्शन में है बिल्कुल ये रहा
बी है P/360 इंटू 2πr। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं स्टेटमेंट में, तो हमें उससे घबराना नहीं है। 14वें पे आ जाओ भाई। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22। सो फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। अब परिधि पता है, त्रिज्या नहीं पता। परिधि 22 है, सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। 2π की जगह रख दो 22/7। 22 से 22 कट गया, 7 उधर और 2 नीचे, रेडियस आ गया 7/2। अब एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। आंसर में कहीं पाई नहीं है तो 22/7। आर स्क्वेयर का मतलब 7/2 गुणा 7/2। ये कटकर ये आ गया 77/2। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। जो पता है उसकी हेल्प से करते चले जाया करो। अब इस क्वेश्चन में आप देखो कि रेडियस तो था ही नहीं, एरिया कैसे निकलता, तो पेरीमीटर से, सर्कमफ्रेंस से पहले हमने रेडियस निकाला। अब आ जाओ 15 पे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 3 है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 3 है। भाई बहुत आसान है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एक ही सरफेस एरिया होता है 4πr²। और आंसर में पाई है तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी। आर यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे ये है हमारा ऑप्शन डी। भैया इससे तो आसान कुछ भी नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं। 16वें पे आ जाओ। निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग की निचली सीमा। ओ गॉड, बहुलक के लिए क्या देखते हैं, बहुलक के लिए क्या देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है 20, तो ये हो गया 15 से 20। बहुलक वर्ग हो गया 15 से 20 और उसकी निचली सीमा क्या हो गई 15। तो हमारा आंसर 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। 17वें पे आ जाओ। पहली 5 प्राकृत संख्याओं का माध्यक, मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये पहले 5 नेचुरल नंबर होते हैं, माध्यक के लिए बिल्कुल बीच वाला लेते हैं जो कि 3 है। तो आंसर 3 आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए है। 18th क्वेश्चन पे आ जाओ। कुछ भी नहीं है इसमें तो। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3 और 5, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6 यानी 1/2 यानी ऑप्शन सी। ठीक है। बहुत 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 आसान पेपर। 19वां असर्शन रीजन पर आ जाओ। कहाँ गया, ये रहा। 19वें में कह रहा है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। गलत है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख ले। √5 इज एग्जाम्पल ऑफ एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही है। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है। गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, असर्शन सही, रीजन गलत। तो 19वें का आ जाएगा सी। और 20वां और देखो, बिंदु 0, -1 अक्ष पर स्थित है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये -1 है, x0 y -1। तो ये बिल्कुल सत्य है। ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, ये भी सत्य है। और ये इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें। द पॉइंट 01 लाइज ऑन y एक्सिस। यस इट्स ट्रू। द x कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। भाई y एक्स पे, ये y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो तो उस पे x हमेशा 0 होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो और ये रीजन जो है ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 20वें का ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा आपका सेक्शन ए था, इसका सॉल्यूशन था। अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी। तो बेटा अब हम सॉल्व करते हैं सेक्शन बी। ये रहा आपके स्क्रीन पर सेक्शन बी। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है।
तो कुल 7 क्वेश्चन यहाँ मैं अब आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ। कम टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 3x, दो मेथड हैं आपके, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि। मैं विलोपन विधि से कराऊंगी। देखो, हमें विलोपन विधि में एलिमिनेशन में क्या करना होता है कि या तो x के दोनों कोफिशिएंट्स को बराबर करो या y के। मैं y के करूंगी। सुनो ध्यान से, यहाँ 2 है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ 3 है तो मैं इसको 2 से कर दूंगी। तो आप यहाँ लिखोगे समीकरण नंबर 1 को 3 से, वह ये समीकरण में ना सर्कल अलग से लगा दिया करो। 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना, इसको गुणा करेंगे 3 से और इसको गुणा करेंगे 2 से। पहले वाले को ये पूरा सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ऐसे ही इन तीनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अरे एक मिनट, 2 से हाँ 2 से इन सबको 2 से गुणा करेंगे। उल्टा बोल गई मैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। अब जो कोफिशिएंट्स बराबर हैं उनमें एक प्लस का है और एक माइनस का, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में जोड़ देंगे ऑन एडिंग, जोड़ने पर। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 आएगा, 6y प्लस का और माइनस का कट जाएगा और 15 और 14 29 आ जाएगा। तो 29 है भाई, ये ध्यान से देख लेना। ठीक है, 4 3 पंजे 15, 7 दूनी 14। हाँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 29/13। अब आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप x की वैल्यू को ऊपर रख दो और राइट साइड में ले जाकर सॉल्व कर दो। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि अब पहली इक्वेशन को 2 से और दूसरी को 3 से गुणा कर दो। आपकी मर्जी है। मैं x का मान रख रही हूँ। x का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो। तो ये 1 है, 3x है तो 3 के ब्रैकेट में रख दिया 29/13 जमा 2y बराबर है 5। 29 ये होता है 87/13 जमा 2y बराबर है 5। इसको राइट में ले जाओ, 2y = 5 माइनस 87/13। तो ये आ जाएगा 2y। 13 एलसीएम 13 पंजे 65 घटा 87, 2y आ गया, 7 में से 5 गए 2, माइनस 22/13। y को लेफ्ट में रखो, 2 को राइट साइड में ले जाओ, तो ये हो गया 11। तो y की वैल्यू आ गई -11/13 और x की वैल्यू आ गई 29/13। और ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन आपका, और ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इस आंसर को आइदर इक्वेशन में पुट करके चेक भी कर सकते हो। और अब हम सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही आसान है, पेपर ही बहुत आसान है आपका। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? ये देखो, आकृति में DE समानांतर BC, DE पैरेलल टू BC, AE 1.8, EC 5.4, DB 7.2, तो AD ज्ञात कीजिए। ये आपको डायग्राम दिया गया है और इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बिल्कुल ये इस तरह का डायग्राम देखते ही आपके दिमाग में 2 तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, या तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यानी समरूपता का नियम, या थेल्स थ्योरम। अब ये ABC ट्रायंगल है और DE जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो हमारे पास थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो वो बाकी दोनों को समान अनुपात में बांटती है। तो सिंपल सा आपने यहाँ पर ये पैरेलल का निशान आएगा भाई, यहाँ लिखो थेल्स पर में से यूजिंग थेल्स थ्योरम क्या आ जाएगा, AD/DB = AE by EC, यानी कि दिस बाय दिस = दिस बाय दिस। अब हमें DB पता है 7.2 सेंटीमीटर है, ये 1.8 सेंटीमीटर है और ये 5.4। तो जो जो पता है उनकी वैल्यू रख दो। DB की जगह 7.2, AE की जगह 1.8 और इसकी जगह पर 5.4। इन दोनों में डेसिमल सेम है तो आप इसे हटा सकते हो और ये हो जाएगा 18/54।
डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, 18 एकम 18, 18 तिये 54। अब 7.2 को राइट साइड में ले जाओ, ये हो जाएगा 7.2/3, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो बच्चों एडी की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन था तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना था। सिंपल तो हमने लिख दिया कि आप इतना भी लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि डी ई बी सी के पैरेलल है तो थेल्स पर में लगा देंगे। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक यहाँ पर इंटरनल चॉइस दी गई है। अगर आप एग्जाम में करके आए हो तो आपको या तो ऊपर वाला करना था ये, या नीचे वाला, लेकिन मैं दोनों समझाऊंगी। तो देखो, भूमि के एक बिंदु से फिर यहाँ कोमा लग गया। कोमा लग गया का मतलब ये एक अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो बीच वाली स्टेटमेंट है ये अलग है और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये हमारी एक मीनार हो गई। मान लो मीनार का नाम हम ए बी रखते हैं और भूमि पर एक बिंदु सी हम यहाँ रखते हैं। एक बिंदु सी जो है वो यहाँ मीनार का ये फुट पॉइंट होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें, सेम स्टेटमेंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये टावर है, पॉइंट है, और इसका जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और पॉइंट 30 मीटर अवे है। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये तो हमारी 30 मीटर है और यहाँ से जो हमारा ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है ये कितना आ जाता है 30 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो आपको थोड़ा सा लिखना है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h मीटर, और यहाँ क्लियरली लिख भी दो ए बी बराबर है h मीटर। ज्यादा मत लिखना, डायग्राम बना दिया, समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 ही नंबर का है। और एंगल सी है हमारा 30 डिग्री और ए सी है हमारा 30 मीटर, बाय चांस दोनों 30 हैं। अब ध्यान दो भाई, ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। हाइट हमने निकालनी है और बेस हमें पता है, तो इन दोनों को यूज करके हम टेंजेंट थीटा बना सकते हैं। तो लिख दो भाई, त्रिभुज ए बी सी में टेंजेंट सी, सी एक्यूट एंगल है ना हमारा, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है ए सी। अब दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, दोनों क्या, तीनों को। सी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ए बी कितना है, एच है। ए सी कितना है, 30। टेंजेंट 30 होता है 1/√3। आर पार गुणा कर दो, इधर ले जाओ, 30/√3 बराबर है एच। अब जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई विल सजेस्ट कि आपने परिमेयीकरण जरूर करना है। वैसे तो नंबर इसके भी मिल जाते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है कोई एग्जामिनर आपका नंबर काट दे आधा। √3 को √3 से करोगे 3 आएगा, 3 से 30 को डिवाइड करो, एच की वैल्यू 10√3 मीटर आ जाएगी, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है वो 10√3 है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने उसमें शायद स्टैंडर्ड मैथ वाले सैंपल पेपर में कराया है। 2 सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब मैं इंग्लिश में और रिपीट कर दूं जल्दी से। 2 concentric circles are of radii 5 and 3 centimeter. Find the length of chord of larger circle which touches the smaller circle. ठीक है, 2 सर्कल्स हैं हमारे, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ये तो स्मॉलर सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, और एक और सर्कल है विद द सेम सेंटर जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और एक कोड है जो लार्जर सर्कल पे कोड है। अब भाई ये लार्जर सर्कल है तो इस पे दुनिया भर की कोड्स आप खींच सकते हो, लेकिन हमें वो कोड लेनी है जो छोटे सर्कल को टच करती हो। बड़े की तो कोड हो गई और छोटे का हो गया ये टेंजेंट। समझ में आ गई बात। ये जो लाइन है मान लीजिए इसका नाम ए बी है,
तो ये छोटे को तो टेंजेंट है जो कि एम पे टच कर रही है और बड़े के लिए कोड है। तो हमें निकालना क्या है, हमें ए बी की लंबाई निकालनी है। फाइंड बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो ये बच्चे ओ हमारा सेंटर हो गया, ओ को जब आप एम से मिलाओगे तो क्लियरली ओ एम जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो ये छोटे वाला सर्कल है ये उसका रेडियस है और ये छोटे सर्कल पर स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या उस पर लंब होती है। टेंजेंट से जाने वाला रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल एम जो है वो हमारा कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का। और ये बात भी हमें पता है कि एम ए बी का, एम बिंदु ए बी का कैसा बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये सारी बातें हमने 9th क्लास में पढ़ ली हैं, सर्कल्स चैप्टर जो आता है उसमें, कि किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, या जीवा पर जो लंब होता है वो उस जीवा को केंद्र से डाला गया लंब जीवा पर वो जीवा को समद्विभाजित करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड। क्लियर है। जब ये समद्विभाजित करता है इसका मतलब ए एम की लेंथ एम बी के इक्वल है। अगर मैं ए एम फाइंड कर लूँ तो एम बी भी आ जाएगा। तो आप ये ले लीजिए, ट्रायंगल ओ ए एम राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वेयर प्लस ए एम स्क्वेयर। अब जो ये ओ ए है ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर, और ओ एम छोटे वाले का रेडियस है तो 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर प्लस ए एम स्क्वेयर। 25 9 हो जाएगा, इधर ले आओ पहले ही, इज इक्वल टू ए एम स्क्वेयर। 25 में से 9 गए 16, दोनों तरफ रूट कर दो। ये मैंने अभी अभी स्टैंडर्ड के में भी डाला है ये वाला क्वेश्चन सेम। तो ए एम की वैल्यू 4 आ गई, तो ए बी की वैल्यू ए एम का डबल हो जाएगी, यानी कि 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। तो ये लार्जर सर्कल का की कोड है जो छोटे को टच कर रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आता है। साइन ए माइनस बी 1/2 है, कोस ए प्लस बी 1/2 है, ए प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, ए बी से बड़ा है तो ए एंड बी की वैल्यू निकालें। सेम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। साइन ए माइनस बी 1/2 है। अब भैया साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे। साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, 30 डिग्री पे। ए माइनस बी आ जाएगा 30 डिग्री, एंड कॉस की वैल्यू ए प्लस बी पे कितनी है, 1/2, और कॉस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, 60 पे। तो ये आ गया 60 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बेहद ईजी है। कैंसिल 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू 45 आ जाएगी। आप सॉल्व कर लोगे और a की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 माइनस 45 यानी कि माइनस 15 डिग्री। माइनस से माइनस कट गया तो बी 15 आ गया और ए 45 डिग्री आ गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ए बी से बड़ा है जो कि आ चुका है। ए और बी का सम 0 और 90 के बीच है। और अब चलते हैं इसी की इंटरनल चॉइस पर। इंटरनल चॉइस का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि या तो हमें ये ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या फिर ये नीचे वाला। ठीक है, तो 2 टेंजेंट स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 62। टेंजेंट 45 की वैल्यू बच्चे 1 होती है तो 1 का स्क्वेयर। कोस 30 की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम हैं, बिना सॉल्व करे काट दो तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस पार्ट इज मच इजियर देन द फर्स्ट वन, है ना। और आप इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है,
ये क्या कहते हैं, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखे, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो ये मिनट हैंड है, ये एक तरह से जो भी घड़ी की शेप, मैं बार बार कहती हूँ, घड़ी की शेप चाहे कोई भी हो, उसकी जो मिनट हैंड्स और आवर हैंड्स होती हैं वो सर्कुलर मोशन में घूमती हैं, तो इट विल वर्क एज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। और ये कहता है कि ये सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। मान लो ये 12 है और ये यहाँ पर आपका 1 है, तो 5 मिनट के बाद ये सुई यहाँ आ जाएगी, तो ये पूरा एरिया एक तरह का सेक्टर हो गया, वृत्त, त्रिज्या खंड हो गया, एक तरह का ये हमारा त्रिज्या खंड हो गया। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपने निकालना है, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी थीटा की। तो घड़ी की सुई का तुम्हें अगर याद ना रहे तो एक सिंपल सा फंडा याद रखा करो कि 12 से लेकर 3 के बीच में कितने मिनट हो गए, 12 से 3 के बीच में हो गए 15 मिनट। और घड़ी की सुई बिल्कुल सीधी है, तो ये एंगल हो गया बच्चे 90 डिग्री। 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको एंगल एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ज्यादा करो तो ऐसा कर सकते हो कि ये 2 है और ये 3 है और ये 90 है, तो थीटा हो जाएगा तीसरा हिस्सा, यानी कि 30 डिग्री। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, बस इतना आपने लिखना है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, सेक्टर का एरिया है, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा है 30 बाय 360, पाई की जगह 22/7, आर है 14, तो 2 बार आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 2 से इसको कट करो 18, 3 छिक 18, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। ऊपर रह गया 22 और 7 154, 7 दूनी 14, 15/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो बेहद आसान था सेक्शन बी भी। तो अभी इतना ही, सेक्शन सी और बाकी की सेक्शंस का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो भी जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।